नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शाम के 5 बज गए हैं और 5 के पंच प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन बात सबसे पहले होगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दिल में क्या है वो आपको बताएंगे, क्योंकि आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और सुबह से लगातार गुलिस्तान न्यूज कवरेज जारी रखे हुए हैं। आपको हर एक सीट का हाल बताएंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे और कुछ राजनेता भी होंगे। उनसे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण का मतदान हो रहा है। कांटे की टक्कर है, हॉट सीट का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि बूथों पर लंबी लंबी कतारें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं और वो इस बात की बानगी है कि किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद, सुबह सवेरे कोहरा था उसके बावजूद बूथों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि 58 सीटों पर यह मतदान हो रहा है 11 जिलों की, जिसमें गौतम बुद्ध नगर शामिल है। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, नोएडा, दादरी, जेवर। नोएडा की अगर बात करें तो वीआईपी सीट से कहा जाता है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और रालोद से सुनील चौधरी यहां पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक यहां से लड़ रही हैं। बसपा का जिक्र करते हैं तो बसपा से कृपाराम शर्मा यहां से लड़ रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि आप समझिए कि किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगी, बखूबी गुलिस्तान न्यूज वो आपको दिखाएगा। लेकिन पहली खबर 5 के पंच में हमने यही चुनी है ताकि आप समझ पाएं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। बागपत का सबसे पहले जिक्र करेंगे। पक्ष में उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बागपत, और बागपत का जब हम आपको समीकरण समझाएंगे, फिलहाल पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं और जिक्र बागपत का कर रहे हैं तो बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं, बागपत, छपरौली, बड़ौद। बागपत को जाटों का गढ़ माना जाता है, बागपत को मुस्लिम बाहुल्य सीटों में भी गिना जाता है। गन्ना किसानों की यहां पर मांग है। फिलहाल बागपत की सबसे पहली तस्वीर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं की तादाद अच्छी खासी है, लोगों की तादाद अच्छी खासी है। हापुड़ का जिक्र करते हैं तो हापुड़ की तस्वीर, लंबी लंबी कतारें आपको हापुड़ में भी नजर आएंगी और यह हापुड़ की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, अपना भविष्य बेहतर चाहती है या फिर कुछ और। कैराना का जिक्र करेंगे, क्योंकि कैराना भी हॉट सीट मानी जाती है और कैराना में खास तौर पर ध्रुवीकरण का मुद्दा उठता रहा है। आपने देखा पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी कैराना में थी। हालांकि कैराना के अंदर अगर बात करें तो नाहिद हसन को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन नाहिद हसन वहां से विधायक हैं, इस वक्त जेल के अंदर हैं। लेकिन कैराना एक सबसे बड़ी हॉट सीट इस वक्त मानी जा रही है। फिलहाल लोगों का हुजूम है और लोग घने कोहरे के बावजूद भी वहां पर मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। शामली की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि शामली के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं, शामली, थाना भवन और कैराना का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। फिलहाल शामली के अंदर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो लोगों का हुजूम इस वक्त भी है। कुछ देर में हमारे संवाददाता भी शामली से जुड़ेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल गाजियाबाद की तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर भी आप लोगों का हुजूम देख पा रहे होंगे। 5 विधानसभा सीटें गाजियाबाद के अंदर हैं, लोनी मुरादनगर, सहीबाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर। और किसानों का आंदोलन एक बड़ा फैक्टर गाजियाबाद के अंदर साबित हो रहा है। फिलहाल लोग कई मुद्दों पर अपने वोट डाल रहे हैं, लेकिन मथुरा का जिक्र भी करना होगा, कृष्ण की नगरी, और वहां पर भी लोगों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। लेकिन ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र है मथुरा सीट और यहां पर मौजूदा विधायक श्रीकांत शर्मा हैं, तो उनकी किस्मत भी कहीं ना कहीं चमकेगी या फिर नहीं, ये तो 10 मार्च का वक्त बता पाएगा। फिलहाल तस्वीर आपके सामने है और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ जाएं कि कितनी तेजी से वोटिंग हो रही है और लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। हालांकि कुछ ही देर का समय बचा है और उसके बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनेताओं की प्रतिक्रिया किस तरीके से सामने आई, क्योंकि राजनेता भी पहुंचे हैं अहम सीटों पर मतदान करने। क्या कुछ कहा गया राजनेताओं की तरफ से, आप सुनिए। तो भगवान से रोज पूजा करते हैं, भगवान के आशीर्वाद से ही चलते हैं और भगवान से यही मांगते हैं कि सबको सुख समृद्धि दे और ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीते, भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता है। आज मैं वोट देकर आई हूँ
और बहुत समय से हम लगातार इसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो वोटिंग का अधिकार होता है उसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं और बड़ी खुशी होती है जब हम अपने वोट का प्रयोग करते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, महिलाओं के लिए पहल की गई है, पिंक बूथ है वो बनाए गए हैं गाजियाबाद में अलग अलग जगह, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस पर को? देखिए, मैं अपने पूरे प्रशासन की, अपने पुलिस भाइयों की, आप मीडिया की, सबकी बहुत बहुत थैंक्स करूंगी, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और प्रशासन ने एक अच्छी पहल करी है। मुद्दे हैं, चाहे किसानों की बात हो, गन्ने की बात हो, तमाम सारे मुद्दे हैं। पढ़ाई के बात है, बच्चों के एजुकेशन की बात है, हाँ। जो बेरोजगार जनता है उसकी बात है, सारे इशू है। किसानों की जो परेशानियां थी वो रहेंगी ना मन में। कर रहे थे, आज चोट किस तरह की चोट लगेगी? अरे लग जाएगी, तो जनता दे रही भाई, अपने अपने सिस्टम से सब कर रहे काम। आप किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं कौन साहब? मुद्दे देंगे किसान के इशू पे, गाँव के इशू पे। फिलहाल मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से। वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लोगों का हुजूम क्या इस वक्त भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा ही वक्त रह गया है और उसके बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। मनीष, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्या अभी भी लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि 3 बजे तक लगभग, क्योंकि 4 बजे का आंकड़ा भी अब आने वाला है, 50% से ऊपर की वोटिंग दर्ज की गई है और आंकड़ा कहीं ना कहीं बेहद अच्छा है। आगरा से क्या खबर? बिल्कुल, अगर बता दूं, अगर 3 बजे जो आंकड़े आए हुए थे, अगर बात की जाए तो मतदाताओं की, तो 50 से ऊपर हो गए थे। अगर बात की जाए 2-2 घंटे बाद आगरा में जो आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5 बजे जो आंकड़ा आने वाला है जल्दी, अगर देखा जाए तो मीडिया को जो आंकड़ा मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए 6 बजे जो पोलिंग जो बूथ था, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो जारी जो मतदान चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। जो मतदाता 6 बजे तक अगर मतदान करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। बात की तो एक है, अगर जो है कि वोटरों की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से वोटर अपना वोट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार में परिवर्तन होने की संभावना है। अगर बात की जाए, अगर देखा जाए खेड़ागढ़ विधानसभा की बात की जाए, यहाँ भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की टक्कर है। इसके बाद आगरा की कई अगर विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन आगरा का अगर हम जिक्र करते हैं तो आगरा को पर्यटन नगरी कहा जाता है और उसके लिए जो बीजेपी ने वायदे किए हैं, क्या लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि उन वायदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरने की कोशिश जो सरकार कह रही है हम करेंगे, उस पर जनता विश्वास कर रही हो? प्रतिक्रिया अपने जानने की कोशिश लोगों से की कि किस मुद्दों पर इस वक्त वो वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की है तो आगरा कहीं पर्यटन नगरी कहा जाता है। अगर देखा जाए, जो ताज का दीदार करने बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, अगर देखा जाए तो देश से विदेश से काफी लोग अगर देखा जाए ताज का दीदार करने के लिए आते हैं। और बात की जाए तो पर्यटन के विकास की, जो पर्यटन नगरी के विकास की बात की जाए, तो अगर है जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर देखा जाए भाजपा का जो अगर 5 साल जो भाजपा की सरकार रही, अगर उसके विकास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास, कहीं बिना, मतलब वही है। अगर देखा जाए कोई भी सरकार हो या कोई भी राजनेता हो, हर ना तो जनता का सभी का अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है, लेकिन बात वही है। अगर देखा जाए 10 मार्च को ये देखने को मिलेगा कि भाजपा की, अगर देखा जाए जो वोटर है कितना भरोसा भाजपा पर जताएंगे। ठीक है मनीष, बात बताइए कि कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? सिर्फ मैं आगरा का जिक्र करूं तो। बिल्कुल हर्ष, मैं बता दूं, अगर वोटर मतदानों की बात की जाए तो अगर देखा जाए, अगर 3 बजे के आंकड़े की बात की जाए तो 50 तो छूटा, वो 50 से ऊपर की जाता हुआ नजर आया था। अगर बात की जाए शाम 6 बजे तक जो मतदान का आंकड़ा जो निकल के आएगा, वो देखा जाए तो 70 को लगभग छूने वाली बात कही जा रही है। चलिए ठीक है मनीष, आपके पास एक बार फिर हम आएंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हो, तस्वीरें आपको लगातार बता रही होंगी क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि एक तस्वीर दूल्हे राजा की भी है, क्योंकि दूल्हे राजा पहुंचे थे जरूर, लेकिन पहले वोट करना था, उसके बाद घोड़ी चढ़ना था। और ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ट्रेंड करती हुई नजर आई है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दूल्हे राजा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि पहले वोट उसके बाद शादी। चलिए फिलहाल कुछ राजनेताओं की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वीके सिंह हो या फिर अतुल गर्ग का जिक्र करें, या फिर बात करें सुनील चौधरी की, पंखुड़ी पाठक की, या फिर बात करें कृपाराम शर्मा की, तो सभी लोग वोट करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त तस्वीर कैसी नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें हम 9 सीटों की, तो 9 सीटों पर कहीं ना कहीं बड़े मंत्री हैं जिनकी तस्वीर भी आपके सामने है। इनमें से एक का अगर हम जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, श्रीकांत साहब हैं और उनके किस्मत का फैसला भी
जनता कर रही है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री का जिक्र करते हैं तो मथुरा शहर सीट से मौजूदा विधायक हैं श्रीकांत शर्मा। क्या कुछ कहा जा रहा है आप सुने। देखिए, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की परिवारों का, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हम लोगों ने किया है, हर विभाग को हम लोग पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो एक फाउंडेशन हमने ये 5 वर्षों में रखा है, दिव्य उत्तर प्रदेश और भव्य उत्तर प्रदेश का। ये उसका चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य दें, ये उसका चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हो रहा है। तो ये चुनाव सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना की सोच के बीच का चुनाव है। एक तरफ लोग जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं और एक तरफ हम लोग मां भारती को विश्वगुरु बनाने इस बीच कई तस्वीरें और भी नजर आई, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य चरणों के चुनावों के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई हैं। हालांकि आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है। इस बीच अलग अलग इलाकों से सहारनपुर हो या फिर अलग अलग इलाका हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर भी नजर आ रही है। फिलहाल प्रचार प्रसार किया गया है और प्रचार प्रसार करते हुए क्या कुछ कहा गया है आप भी सुनेगा। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, गरीबी, इनमें अपना वोट दो। सोच समझ के जो इन समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहा है उसी को वोट दो। प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फिलहाल तैयारी पूरी की जा रही है, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होना है। 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज पहले चरण का चुनाव 11 जिलों के अंदर 58 सीटों पर। और आपके सामने हम आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज हर खबर से आपको खबरदार कर रहा है, क्योंकि अलग अलग सीटों का जिक्र करें तो अलग अलग सीटों का पूरा गणित हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 312 आई थी, समाजवादी पार्टी के पास 47, बसपा के पास 19, कांग्रेस के पास 15, अन्य शून्य पर रहा था। इस तरीके से वोटिंग प्रतिशत भी आपको बताने का अब तक की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार तो किया ही जा रहा है राजनेताओं की तरफ से, लेकिन वोटिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन शामली का जिक्र करते हैं। शामली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा है चुनावों को लेकर, क्योंकि शामली के अंदर इस वक्त भी वोटिंग हो रही है। सुनेगा सर। में हमारे जितने पोलिंग बूथ्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली है, कंट्रोल रूम पे आई है। सभी जगह मॉक पोल कंप्लीट हो गए, पोलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। कहीं रैंडम, कहीं कहीं बूथ्स पे ईवीएम मशीन की कंप्लेंट आ रही है, जहां पे हम लोग अपनी टीम्स भिजवाकर मशीन्स का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं या जो भी उनका मैटर है उसको रिजॉल्व करा रहे हैं। मैम, कंप्लेंट्स की अभी तक कितने रेजोल्यूशन हो चुका है? और काफी रेजोल्यूशन हो रहे हैं, बिकॉज हमारी जितनी तहसील्स हैं वहां पे हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स और इंजीनियर स्प्रेड आउट कर दिए हैं। तो जहां से भी कंप्लेंट आती है, विद इन 5 मिनट्स दे आर रीचिंग एंड दे आर सॉर्टिंग आउट द इशू। क्वेश्चन मैम, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पिंक बूथ हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा हैं और तीनों विधानसभा में हमने एक पिंक बूथ बनाया है, जहां विमेन पोलिंग पर्सनल हैं जो वोटिंग करवा रहे हैं। और वहां पे एडिशनल फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे वेटिंग एरिया है, पीने का पानी है, कुछ जगह सेल्फी पॉइंट्स भी बना है। मैम, हाउ इज बीन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो कैसी है? सब जगह पीसफुल कंडक्ट हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी नहीं है। सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में घूम रहे हैं और एसडीएम सीओज में और अलग अलग इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं। शामली का जिक्र करते हैं तो शामली के अंदर आप सुन रहे थे कि तैयारी कैसे कर ली गई थी और उसके बाद लोगों का हुजूम लगना शुरू हो गया। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू कर दी गई थी।
चलिए फिलहाल एक और सीट का जिक्र करते हैं, आगरा का जिक्र करते हैं और आगरा से आपको कुछ समीकरण बताने की कोशिश करते हैं, कुछ ग्राफिक के माध्यम से आगरा की खास बातें आपको बताते हैं। विधानसभा सीटें 9 हैं आगरा के अंदर और आगरा शहर पर्यटन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। कुछ खास बातें आगरा के बारे में बता रहे हैं। आगरा की सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि किस तरीके से आगरा की जनता अब कौन सी पार्टी का फैसला लेगी गद्दी पर बिठाने का, यह तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल अनुसूचित जाति समाज के वोटरों की खासी तादाद आगरा के अंदर बताई जाती है। हालांकि आगरा को बसपा का गढ़ कभी माना जाता था, यानी बीएसपी का गढ़ आगरा रही है, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी की कोशिश की 2017 के अंदर, बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई और आगरा सीट को भी अपने नाम बीजेपी की तरफ से कर लिया गया। हालांकि बीजेपी की ज्यादातर सीटों पर बीएसपी से कड़ी टक्कर आगरा के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात करें आगरा ग्रामीण सीट पर भी दिलचस्प चुनावी लड़ाई है, क्योंकि एक बड़ा नाम आगरा सीट पर है और 2017 में बीजेपी ने आगरा में क्लीन स्वीप किया था, सभी को धाराशाही कर दिया गया था आगरा के अंदर बीजेपी की तरफ से। हालांकि आगरा में 107 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 सीटें आगरा के अंदर है और जानकारी इस वक्त आपके सामने है। फिलहाल बागपत का जिक्र करते हैं तो बागपत भी सीट है जिनमें विधानसभा की 3 सीटें आती हैं बागपत विधानसभा क्षेत्र के अंदर। 2017 में तीनों पर बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की गई थी, आपको जानकारी दे रहे हैं। और बागपत के अंदर प्रमुख मुद्दे गन्ना और सड़कों का विकास करना है, यानी गन्ना का बकाया भुगतान की बात लगातार करते आ रहे हैं लोग। फिलहाल यहां पर गुर्जर त्यागी ब्राह्मणों का दबदबा बताया जाता है और ध्रुवीकरण की राजनीति बागपत में हमेशा से हावी रही है। फिलहाल छापरौली से जीतकर पीएम बने थे चौधरी चरण सिंह और कहा जाता है कि यहां पर जाटों का वर्चस्व कहीं ना कहीं आज से नहीं कई सालों से रहा। मेरठ का जब जिक्र करते हैं तो मेरठ के भी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। विधानसभा सीटें मेरठ के अंदर 7 हैं और आपको जानकारी दे दें कि 2017 में 6 पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी। हालांकि मेरठ का जब हम जिक्र करते हैं तो मेरठ शहर में बीजेपी नहीं जीत पाई थी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी से हार गए थे। सपा के हाथ केवल 1 सीट लगी थी और समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी साहब जीत गए थे, जिस पर एक बार फिर से भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया है। मेरठ के अंदर मुस्लिम जाट एकता के लिए मेरठ जाना जाता है और मुस्लिम और जाट किसी का भी भविष्य तय करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हालांकि मेरठ जिले की हॉट सीट मानी जाती है सधना, और जब समीकरण हम इन मेरठ सीटों का समझते हैं तो यहाँ पर जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनमें से हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरनगर जहां पर 2013 के अंदर दंगा हुआ, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की किरकिरी हुई, विधानसभा सीट 6 है। पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीट ये मानी जाती है। महत्वपूर्ण जिला मुजफ्फरनगर को माना जाता है। 2017 में सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा कहीं ना कहीं देखने को मिला था और जानकारी के साथ आपको बताएं कि मुस्लिम और जाट वोटरों का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मुजफ्फरनगर के अंदर मिल जाता है। फिलहाल 2013 के दंगों ने चुनावी खेल पूरी तरीके से बदल दिया था और आपको ये भी बता दें कि पल पल बदलता रहता है यहाँ का चुनाव माहौल। मुजफ्फरनगर का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि एक दूरी जो जाट और मुस्लिमों के बीच बन आई थी वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से वापस लौट आई और दूरी खत्म होती हुई नजर आई। हालांकि मुजफ्फरनगर सदर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब अलीगढ़ पर आते हैं, क्योंकि अलीगढ़ अपनी तालीम और ताले के लिए दुनिया भर में मशहूर है और अलीगढ़ में भी आज के दिन चुनाव हो रहा है। फिलहाल आपको जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हर एक सीट की दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जिला हमेशा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र रहा है। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से अलीगढ़ पहचाना जाता है ज्यादा। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 7 की 7 पर बीजेपी का कब्जा है और 2017 का जो समीकरण है वो दोबारा से लाने में क्या बीजेपी कामयाब रह पाएगी, ये तो 10 मार्च का वक्त बता पाएगा जब काउंटिंग होगी और हमारे सामने परिणाम होंगे। फिलहाल अलीगढ़ की सियासत का भी हम जिक्र कर लेते हैं। अलीगढ़ की आबादी 36 लाख से ज्यादा की है और लिटरेसी रेट लगभग 69.61% तक का है, यानी अलीगढ़ में समय समय पर
सियासत भी होती आई है। इगलास और छर्रा विधानसभा सीट हाथरस लोकसभा क्षेत्र में लगती है। और अलीगढ़ के बारे में जिक्र करना जरूरी है क्योंकि अलीगढ़ एक मंडल है। इसके अंतर्गत 4 जिले हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़ में आते हैं। फिलहाल आपको जानकारी हर एक क्षेत्र की दे रहे हैं। अलीगढ़ में करीब 55% हिंदू जबकि 43% के करीब मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। और आपको बताएं कि दलित वोटर यहाँ काफी प्रभावशाली हैं। कई इलाकों में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अलीगढ़ की बेल्ट में राजपूत, जाट, गुजर वोट भी शामिल हैं। रालोद भी यहाँ दमखम दिखाती रही है और रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कितना काम आएगा ये तो वक्त बता पाएगा। फिलहाल मुस्लिमों और दलितों के सहारे बसपा और सपा को यहाँ पर जीत मिलती रही है जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते देखते हैं। लेकिन 2017 में समीकरण कुछ बदला, बीजेपी को जीत मिली। और इस वक्त की बात करें तो सपा रालोद गठबंधन वोट बैंक इस बार नतीजे बदल सकते हैं, यानी इस बार हम नतीजों को बदलता हुआ देख सकते हैं। तो अलग अलग इलाकों का ये समीकरण है। श्रीकांत पांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो और उनसे खास तौर पर बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीकांत साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। गुलिस्तान न्यूज पर आप बहुत बिजी रहे लेकिन फिर भी हमको आपने समय दिया है उसके लिए दोबारा से शुक्रिया कर रहा हूं। श्रीकांत पांडे साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि समीकरण बदल जाएगा। 2017 के अंदर जो एक तरफा चुनाव हम देख रहे थे अब वो 2022 के अंदर नहीं लगता है और ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी ने बीजेपी पर जो फर्क डालने का काम किया है उससे बीजेपी मजबूरन ध्रुवीकरण की ओर खिसकी है। देखिए, मुझे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण तो लग ही रहा है, लेकिन दूसरी एक और चीज मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग रही है क्योंकि मैं अभी 4 विधानसभा सीटों को अभी घूम कर आया हूँ और अभी भी मुझे 2 विधानसभा आगे जाना है। जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो इतना क्लियर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बातचीत चल रही थी कि बीजेपी कमजोर पड़ेगी और जाट लैंड जिसे हम ज्यादातर आप लोग कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को बड़ी चुनौती देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत सारी अलग कहती है क्योंकि जमीन पर चीजें बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। जो जाट वोट की आप बात कर रहे थे वो जाट वोट तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी को पिछली बार भी उतना मिला था, कांग्रेस में भी उतनी ही फीसदी गया था। लेकिन आज की डेट की जो जमीनी सच्चाई है, मैंने महिलाओं से भी बात की, मैंने महिलाओं से भी जानने की कोशिश की। महिलाओं का बिल्कुल एक तरीके से महिला इस बात को कह रही हैं कि सिलेंडर या महंगाई या बेरोजगारी हर एक मुद्दे को वो साइडलाइन कर रही हैं और सीधे सीधे इस बात को वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं वो वोट जो है वो योगी के नाम पर देंगी, कानून व्यवस्था के नाम पर देंगी। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सड़क कितनी सुरक्षित है और सड़क पर किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, थानों में किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो बातें हैं, माफ कीजिएगा क्योंकि हम भी इस लगातार इन बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहते रहे, लेकिन अभी जो जमीन कह रही है वो जमीन क्लियर कट इस बात को कह रही थी कि ये केवल बातें कागजी है। एक तरफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है या योगी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं सड़क पर देखने को मिल रही है। मुझे जहां तक लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है और जो मैंने 3-4 विधानसभा सीटें देखी हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लगातार देख रहा हूं, कुछ एक जगह को छोड़कर जहां पर एक मुश्त वोट आरएलडी और समाजवादी के लिए है, लेकिन आधी आबादी ने पूरा का पूरा खेल बिल्कुल ही बदल दिया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, बीजेपी को हम देख रहे थे ना कि प्रचार प्रसार जब भी किया जा रहा था तो विकास का मॉडल एक बीजेपी रख रही थी, लेकिन क्या बीजेपी की मजबूरी थी ध्रुवीकरण को करना? क्योंकि एक तरफ हम दिल्ली के अंदर देख रहे थे कि जाट नेताओं से बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ विकास का एजेंडा भी परोसा जा रहा था। लेकिन जो चुनाव आते आते हम देख रहे थे कि बीजेपी विकास पर ही अटक कर रह जाएगी, लेकिन वो ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गई। तभी आप कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी थोड़ी मजबूत स्थिति पश्चिम के अंदर है, क्योंकि किसानों का अगर जिक्र करते हैं तो किसानों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम कर रही थी, इसलिए एंड टाइम पर रणनीति बदल दी गई। दिल्ली में बालियान साहब के साथ मीटिंग हुई और उत्तर प्रदेश के अंदर भी चाणक्य नीति देखने को नजर आई।
देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारा का सारा खेल जो है वो तकरीबन 1-1.25 महीने से बदलने की कोशिश लगी हुई थी और लगातार अमित शाह के दौरे हो, नरेंद्र मोदी अलग अलग भाषणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, खासतौर से योगी आदित्यनाथ गली गली शहर शहर जाकर बात कर रहे थे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हार्डली मतलब माफ कीजिएगा मेन स्ट्रीम मीडिया को इसलिए मतलब वो बड़ा टोकता हूँ कि लुटियन जोन जो है लुटियन मीडिया जो है लगातार जाटलैंड की बात करती है कि वो जाटलैंड है, लेकिन केवल और केवल अगर आप देखिए तो 10 से 12 ऐसी सीटें जहां पर जाट किसी को हारने और जीतने के लिए आप मतलब वो भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आप पासी को भूल जाते हैं, आप कोरी को भूल जाते हैं, आप ओबीसी की बाकी जातियों को भूल जाते हैं, आप गुजरों को भूल जाते हैं, आप सैनी समाज को भूल जाते हैं, ओबीसी की बाकी जातियों को भूल जाते हैं और 60-84 गांवों को भूल जाते हैं। 60-84 आपको पता है राजपूतों का गांव है, 60 गांव लाइन से है, वो लाइन से 60-84 गांव जाता है और वो बहुत बड़ा मैटर करता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप दूसरी चीज है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, मुझे लगता है बात आपके दर्शकों को भी समझ में आएगी, जो मैंने देखा है। देखिए जब गांव इत्यादि में जब शादी होती है तो हर एक मतलब घर से जो है एक एक मुट्ठी अनाज निकल कर आता है और वो एक एक मुट्ठी अनाज जो है वो 1 नहीं 2 नहीं 3-3 शादियों को करवा लेता है। लेकिन आप देखते हैं कि एक शादी में एक ही घर से 2 बोरी गेहूं आ जाता है। तो ये ध्यान रखिए जो बीजेपी की जो वोट है वो एक मुश्त वोट नहीं है, बीजेपी कभी जातिगत वोट निकाल ही नहीं पा रही है। बीजेपी जो है वो सभी जातियों से वोट निकाल रही है, सभी धार्मिक उनमें से वोट निकाल रही है, खासतौर से आधी आबादी की। तो एक एक मुट्ठी जो चावल की मैं बात कर रहा था, तो बीजेपी को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहा है वो सभी अलग अलग उससे मिल रहा है समुदाय से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुस्लिम वोटर है वो एक मुश्त वोट समाजवादी और आरएलडी को दे रहा है, खासतौर से पुरुष। महिलाओं की जहां तक आप बात करें, क्योंकि मैं बिजनौर के भी उस एरिया को देख कर आया हूं, जिसमें से तकरीबन 30 से 35% महिलाएं, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर की लड़कियां हैं जो अभी स्कूल जाना या कॉलेज जाना जिन्होंने स्टार्ट किया है, और खासतौर से जो 30-35 के आसपास की है, 40 वर्ष के आसपास की है, वो महिलाएं योगी के समर्थन में बात कर रही हैं, दबी जुबान में बात कर रही हैं, बुरके के अंदर बात कर रही हैं। तो ये समझिए कि एक एक मुट्ठी चावल जो आ रहा है वो 3-4 शादियों को खिलाने लायक आ रहा है, यानी कि आप सीट निकाल लेते हैं। दूसरी चीज ये है, जहां तक मैं देख रहा हूं समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन की जो एक तरीके से खास तौर से 3 से 4 ऐसे जाट लोगों को टिकट दिया आरएलडी ने, लेकिन बीजेपी ने तकरीबन 12 से ज्यादा जाट नेताओं को टिकट दिया है। आप ये सोचिए जहां पर जाट है वहां पर आरएलडी जाट जो कार्यकर्ता हैं और जो जाट वोटर है वो आरएलडी को वोट तो देंगे, लेकिन जहां पर कोई मुस्लिम है या कोई और है व्यक्ति, खास तौर से उसको वोट देते हुए नजर नहीं आ रहा है। सरधना, बागपत, मेरठ का वो पूरा जो बेल्ट है जो आगे बिजनौर को भी जाता है, आगे हरिद्वार को भी निकलता है, उस पूरे बेल्ट में वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन मेरठ के अगर सरधना का मैं जिक्र करूं श्रीकांत जी, क्योंकि क्षत्रिय वहां पर ज्यादा हैं और कुछ गांव का जिक्र आप भी कर रहे थे, लेकिन वहां पर क्षत्रियों के 24 गांव हैं जिसका जिक्र ठाकुर 24 के नाम से किया जाता है, अगर मैं सही हूं तो। और अगर हम बात करें बीजेपी के संगीत सोम है, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान है, लेकिन कांग्रेस और ओवैसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। अब हम देख रहे हैं कि कई सीटें तो ऐसी हैं कि कांग्रेस का भी मुस्लिम उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी का भी मुस्लिम उम्मीदवार है, बसपा का भी मुस्लिम उम्मीदवार है। अब ये फैक्टर कितना हम देखेंगे कि मुस्लिम वोटर बट जाएगा, फायदा बीजेपी को हो जाएगा, क्या मैं सही हूं? नहीं, इस बात को ध्यान रखिए, मुस्लिम दिल्ली के फेस पर ही वोट देता है। दिल्ली के इलेक्शन को आपने सही से समझा होगा, और आप मुझे लगता है कि इस काम में है, इस प्रोफेशन में, आपने दिल्ली के इलेक्शन को देखा होगा। मुस्लिम जो है वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट नहीं देता है, खास तौर से इस बात को समझिएगा। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि जो दिल्ली एनसीआर से के आसपास की सीटें हैं उनको छोड़ दिया जाए, देवबंद, सहारनपुर और उस पूरे एरिया को पकड़ दिया जाए, तो वहां मुस्लिम वोट स्प्लिट हो रहा है, बट रहा है।
लेकिन अगर आप बागपत को देखिए, आप मेरठ को देखिए, उन तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां मुस्लिम वोट एक मुश्त मिल रहा है। देखिए, एक्सेप्शन 10-5 हजार वोट्स का नहीं है। एक्सेप्शन जो है बीएसपी जब मुस्लिम कैंडिडेट्स को आगे लेकर उसने खड़ा कर दिया है तो उसको वो 10-15 हजार वोट लेकर जाएगा। कांग्रेस भी गिरे 2-4 हजार वोट तो लेकर जाएंगी, कुछ वोट्स तो कटेंगी, लेकिन एक मुश्त वोट का पड़ना, आप समझिए कि जब एक मुश्त वोट पड़ता है उससे क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक तरफ का व्यक्ति 1000 वोट नहीं डालता है, दूसरे तरफ का व्यक्ति 1000 वोट एक मुश्त डाल देता है, तो उसमें क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को 2000 वोटों का सीधे सीधे तौर पर फायदा होता है, क्योंकि उसका नुकसान इसका सीधे सीधे तौर पर फायदा निकल के आ रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अब तक का वोटिंग ट्रेंड है, मैं देख रहा हूँ, खासतौर से मुस्लिम जो लोग हैं, खासतौर से वो वोट के लिए बहुत बेहतर तरीके से बाहर आ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत उनका बेहतर है, लंबी लंबी लाइनों में वो नजर आ रहे हैं, वो महिलाओं हैं या वो पुरुष हैं, वो सब नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ इधर के जहां पर जब जिसे ओबीसी बेल्ट कहा जा रहा है या जाटलैंड बेल्ट कहा जा रहा है, या मैं फिर कहूं साहिबाबाद हो या गाजियाबाद हो या फिर आपके मेरठ का एरिया हो, वहां पर उतना बेहतर वोट प्रतिशत नहीं निकल के आ रहा अभी तक, अगर आप देखें। बिल्कुल, और इसी बात को कहीं ना समझना होगा। श्रीकांत जी, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। हमारे रिपोर्टर भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। अर्जुन त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बागपत से। त्यागी, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब शाम ढल रही है, थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम देखेंगे। कितनी अच्छी खासी तादाद आपको नजर आ रही है बागपत के अंदर? देखिए, अगर मैं बागपत की बात करूं तो तीनों विधानसभा पर कांटे की टक्कर दोनों गठबंधन में और भाजपा में साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अन्य प्रत्याशी थे, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, इसका आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, कोई उनका अच्छा खासा असर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तीनों सीटों पर। हालांकि तीनों सीटों पर प्रत्याशी ने अपना प्रचार भी किया, वोट मांगे, लेकिन उनका जो असर है वो साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। और जो धीमे धीमे मतदान है वो धीरे धीरे अब आकर तो थोड़ा दिखाई दिया बढ़ता हुआ, लेकिन जो शिलो मतकर्मी है जो वहां पे बैठे हैं, बहुत शिलो मतदान कराने की जो शिकायत थी मिल रही थी लगातार, लेकिन अब आने के बाद लगता है कि 65% यहाँ तीनों विधानसभा पर पहुंच। चलिए ठीक है त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हम आपसे दोबारा फिर जानकारी लेंगे। श्रीकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि रिपोर्टर बता रहे हैं कितनी अच्छी खासी तादाद है, कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है। बागपत से ही हमारे रिपोर्टर जुड़े थे, तो बागपत से ही मेरा एक सवाल है, क्योंकि बागपत पे तो हम देखते हैं कि भैया मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं, जाटों का गढ़ भी बागपत को माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं किसानों की भी, क्योंकि अब कहा जाता है कि 2017 के अंदर तो एक तरफा लहर चली और बीजेपी उसमें जीत गए, लेकिन किसान आंदोलन एक अहम फैक्टर साबित हुआ है। और ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है, क्योंकि किसान के हमदर्द जयंत साहब अपने आप को बता रहे हैं, कहीं कहीं तो हमने देखा कि जब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारने की बात हुई, उम्मीदवार उतारने की बात हुई, तो तानातानी भी हो गई कि वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे, जाट प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये फैक्टर कितना अहम साबित हो सकता है? किसानों की नाराजगी क्या फर्क डालेगी बीजेपी पर? मैंने क्योंकि इस पूरे किसान आंदोलन को बहुत नजदीक से कवर किया, मैंने देखा कि जो किसान आंदोलन जिसे आप बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है, यूरोपियन मीडिया कह रहा है, क्योंकि मेरा एक आर्टिकल भी है, मैंने इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब भी किया है, और वो मैंने देखा और कि ये पूरा का पूरा जब से नरेंद्र मोदी ने एक स्टेप पीछे जाकर अपना पूरा ये कानूनों को वापस लिया है। ज्यादातर किसान आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो जाट बेल्ट के नेता थे और खाप के नेता थे, बड़े नेता। मुझे बताइए, क्या सैनियों, पालों और गुज्जरों का मतलब ये जो फार्मिंग है इससे कोई मतलब नहीं है? आप सोचिए, जो छोटी जोत के किसान थे, मैं आपके बागपत की बात कर रहा हूं, जो अभी भी वहां पर बैठा हुआ है, गन्ना दोनों तरफ लेफ्ट और राइट मैं देख कर आया हूं, हर जगह गन्ना पक रहा है। अभी गन्ने की जो है वो आगे उसकी काम आएगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि जो जितना इफेक्ट ये पूरा आंदोलन करने वाला था, वो इफेक्ट सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। एक बुग्गी गाड़ी ले जाते हुए व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे कि भैया तुम वोट किसको दे रहे हो, तो वो ये नहीं बताएगा कि वोट किसको दे रहा है, क्योंकि ये उचित भी नहीं है। लेकिन वो ये कहीं ना कहीं आपको इशारों में बता देगा कि उसको पिछले 5 सालों में क्या कुछ मिला है। दूसरी चीज,
जिसको मिला है वो इस आभार में वोट दे रहा है कि उसको मिला है, और जिसको नहीं मिला है वो इस आसार में वोट देगा कि मुझे शायद मिल जाएगा। अब सोचिए, मैंने देखा है महिलाओं को, बहुत सारे ऐसे भी मलिन बस्तियां हैं वहां पर, एसटी ओबीसी, और दूसरी चीज है कि जो बिल्कुल एससी एसटी बिल्कुल टाउन का कैटेगरी का है, बीएसपी के बेहतर जिनके उम्मीदवार नहीं है, वो कहीं ना कहीं वोट बिल्कुल क्लियर जा रहा है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी सबसे खास चीज मुझे जो लगी वो ये लगी कि उनके घर में शौचालय की बात हो रही है। भले वो गैस सिलेंडर भरा हुआ नहीं है, लेकिन रखा हुआ है, लेकिन गैस के कनेक्शंस मिले हैं उनको, तमाम ऐसी योजनाओं के उनको लाभ मिले हैं। आप भी सोचिए, एक मैं आपको कोई चीज दूंगा, मान लीजिए, वैसे तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप, मुझे लगता है कि उसको फुलफिल करने के लिए आप मुझे भी खुश करने की होगा ना कोशिश। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो एससी एसटी, वो जो तबका सबसे डाउन टू वो रहा है, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता हुआ दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पिछली सरकार आती है तो जो उनके साथ हुआ, जिस तरीके से भेदभाव हुआ और उनकी एफआईआर और उनके कामों को अनदेखी की गई, उनके एफआईआर नहीं ली गई, पुलिस कानून जो है वो एक खास धर्म और जाति का बन के रह गया। उनको चीज पता है, उनको पता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं इनसे मुकाबला करने लायक नहीं है, बीएसपी कहीं ना कहीं इनको सत्ता से बाहर करने लायक नहीं है। इसीलिए देखिए, कुछ मजबूरी में, कुछ जरूरी में, और कुछ को लगता है कि साहब ये नहीं तो अब कौन। बिल्कुल, और इसी फैक्टर को समझना जरूरी होगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास श्रीकांत जी, हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर का आप जिक्र करते हैं, आदेश हमारे साथ जुड़े हैं। आदर्श, माफ करिएगा आदेश, क्या स्थिति इस वक्त आपको दिख रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। फिलहाल शाम 4 बजे तक 50% से ऊपर वोटिंग हो गई है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। फिलहाल जब तक चुनाव आयोग क्लियर नहीं किया करेगा, ये जानकारी पुख्ता नहीं होगी, क्योंकि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आनी है। लेकिन क्या देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर में खास तौर पर? जैसे मैं आपको बता दूं कि शांति रूप से चुनाव यहाँ चल रहा है। सुबह सवेरे से ही मतदाताओं में भारी उत्सुकता थी और लंबी कतारें लगाकर सुबह सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचे और अपना वोट किया। 65% तक अभी तक मतदान हो पाया है। हालांकि अभी जो है आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो आने बाकी है, और भारी उत्साह अभी भी जो वोटर है उनमें बना हुआ है। जी ठीक है आदेश, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों का निकलना अभी भी हो रहा है? क्योंकि लोग जो कामकाजी होते हैं, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी लोग आ रहे हैं बूथों के अंदर, पूरी व्यवस्था की गई है, तो अभी भी आपको तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी 15 से 20 मिनट के अंदर, क्योंकि कुछ ही समय बचा है। जी बिल्कुल, कुछ मतदाता अभी भी घर से निकले हैं, और कुछ जो बूथ सेंटर है, जो बूथ है, उन पर अभी भी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ लोग कामकाज वाले लोग होते हैं जो अपना काम निपटाकर अभी जो है बूथों पर पहुंचे हैं, और कुछ जो 2-3 बूथ है उन पर भारी भीड़ अभी भी देखने को मिल रही है। जी ठीक है आदेश, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल श्रीकांत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत साहब, अब मुजफ्फरनगर का हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जिक्र करना जरूरी है। जब भी मुजफ्फरनगर किसी की जुबान पे आता है तो सबसे पहले वो दंगा याद करता है जो 2013 के अंदर हुआ था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये शहर गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन दंगों के लिए भी जाना जाता है। क्या लगता है आपको, जो दूरी जाटों के बीच और मुसलमानों के बीच हो गई थी, वो दूरी को समाप्त करने का काम किसान आंदोलन कर चुका है? और हम देखते थे कि जो एकता की मिसाल इतिहास के पन्ने लिखते थे, जो जाट और मुस्लिम कहीं ना कहीं एक रहता था, उसके बाद दंगों के बाद हमें थोड़ी स्थिति खराब देखने को मिली, उसके बाद फिर से वो एक आया है। क्या अहम फैक्टर ये भी साबित हो सकता है श्रीकांत जी? देखिए, एक चीज तो क्लियर कट रखिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगों की जो पूरी गाथा थी, और दंगों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी रूप से पोलराइज हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी आप कह सकते हैं कि जो पूरा किसान आंदोलन था, उस पूरे किसान आंदोलन ने उस दंगे पे मरहम तो लगाया। लेकिन लगातार आप सोचिए, दंगों के कारण जिनके घर परिवार बर्बाद हुए, जिन पर कोर्ट केसेस चले, जिन पर तमाम चुनावी मतलब तमाम ऐसी चीजें हुई जिनका जीवन बर्बाद हुआ,
उस दुख को, उस दिक्कत को लगातार अगर 1-1.5 महीने से अगर आप देखिए तो बीजेपी ने और तमाम बीजेपी नेताओं ने बताने की कोशिश की है। और खास बात यह है, इसमें उनकी बात को बल जब मिलता है जब उन व्यक्तियों को समाजवादी पार्टी और आरएलडी टिकट दे देती है जो व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो दंगे में उनका हाथ था या उनके इशारे पर या बहुत सारी बातें हुई। तो आप सोचिए, आप जिस चीज को मिट्टी डाल के खत्म करना चाहते हैं वो चीजें वापस उठ रही हैं। दंगों का जिन वापस आ रहा है। मैं खासतौर से मैंने महिलाओं को देखा, महिलाएं इस बात को कह रही थी कि हमारे बच्चे मार दिए, हमारे जो वो लोग हैं वो जेल चले गए और कोई हमें देखने को यहाँ नहीं आया। कम से कम वो मुकदमे वापस लेने का काम बीजेपी ने पिछले उस दिनों में किया, खास तौर से उन नेताओं पर जिन नेताओं ने उस दंगे में बड़ी भूमिका निभाई। इस बात को भी मैं कह रहा हूँ, बीजेपी ने बिल्कुल। श्रीकांत साहब, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास थोड़ा इतना ही था इसलिए माफी चाह रहा हूँ। फिलहाल इन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और बताने के लिए कि यूपी के दिल में आखिर है क्या। फिलहाल हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। कुछ देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, वो भी जरूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पर जारी है।